7 नवंबर 2020 के आपके करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है, आपको पता होगा आपके रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो गए हैं। उनके अरेस्ट करने का जो रीजन है वो है लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस को ब्रीच करना। लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस होती क्या है? देखो, हमारे यहाँ पे 3 टाइप के ऑर्गन्स हैं सरकार के अंदर। सरकार 3 ऑर्गन से बनती है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये 3 से सरकार बनती है। ओवरऑल जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है उसमें ये तीनों होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन्हें ना कुछ खास प्रिविलेजेस दी हुई हैं ताकि ये अपने ओपिनियंस को बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट कर सके। तो लेजिस्लेटिव में यानी कि आपके स्टेट लेवल पे एमएलए आ जाते हैं और सेंटर में एमपी आ जाते हैं, मतलब एसएलए और पार्लियामेंट को। यहाँ पे जो अब एमएलए और एमपी है, हाउस के अंदर ये जो चाहे बोल सकते हैं। तुम उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं अपील कर सकते कि इन्होंने कोई झूठा फैक्ट दिया या कुछ भी। तो होता क्या है, मतलब हाउस के अंदर कोई भी बोली हुई चीज के लिए ये आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को। तो लिटरली पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, जैसे अगर सेंटर की बात करें, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। तुम किसी कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते इस बंदे ने झूठ बोला। वो हाउस अपने मेंबर्स को खुद सजा दे सकता है, पर बाहर से कोई सजा नहीं दे सकता। ये एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज उन्हें मिली है। इसके सिवा, अब अर्नब गोस्वामी का इससे क्या लेना देना? इसके सिवा आपकी ये पावर जुडिशरी के पास भी है, लेजिस्लेचर के पास भी है। अगर इनकी कोई भी इंसल्ट करता है, ठीक है, और मतलब बिना किसी सबूत के तुम किसी चीज के ऊपर इल्जाम लगाते हो, लेट्स सपोज तुम बोलने लग जाओ जुडिशरी के सारे जज करप्ट है, तो तुम्हारे पास सबूत है नहीं ना? या सुप्रीम कोर्ट बिक चुकी है, खत्म है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? इसके अगेंस्ट हमेशा एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जुडिशरी में चलता होता है। और वही चीज जब अरेस्ट के वारंट्स आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट इश्यू करवाती है, वो अपनी प्रिविलेजेस के अंडर करवाती है, जो कहते हैं कि कोई भी पर्सन लेजिस्लेचर का अपमान नहीं कर, इंसल्ट नहीं कर सकता बिना किसी सबूत के। अगर तुम इल्जाम लगा रहे हो तो तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम एक तरह से पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस की ब्रीच कर रहे हो, तोड़ रहे होते, ठीक है। तो तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो अर्नब गोस्वामी पता ही है, कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो लेजिस्लेचर की प्रिविलेज ब्रीच की है उन्होंने। तो इस प्रिविलेज में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल्ड फॉर्म में कवर्ड है, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान से तुमने पढ़ना है, एक एक लाइन, हर लाइन में अलग अलग आंसर मीनिंग है, तो ध्यान से हर चीज पढ़नी है। ये दी क्यों गई है ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? ताकि जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं या लेजिस्लेचर हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर पाए बिना किसी डर के। देखो, अगर एक पर्सन लेजिस्लेचर जहां पे कानून बन रहे हैं, कानून से पहले डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक, अगर मैं तुमसे फीचर पूछूं वो क्या है? कहां से शुरू होती है डेमोक्रेसी? तो पीपल से कहां से, मतलब पीपल तो चलो उसका बेस स्ट्रक्चर बना, सबसे बड़ा फीचर क्या है डेमोक्रेसी का? फ्रीडम ऑफ पीपल सर। मतलब मैं आजादी तो मैं दे दूं, क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जी? एंड एक्सप्रेशन। तो थोड़ा सा किसी और तरीके से सोचो, थोड़ा सा सबसे बेसिक चीज तुम्हारे डेमोक्रेसी में तुम्हें क्या चाहिए, थोड़ा सा और सोच कर देखो। जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरीज का सब्जेक्ट पढ़ा है, सोक्रेट्स, मैं हिंट के तौर पर बता देता हूँ, हमने मीन्स में पॉलिटिकल थ्योरीज जो पढ़ा है उसमें सोक्रेट्स ने कुछ बोला है किसी भी चीज के लिए क्या जरूरी है।
सोक्रेट का क्या पॉइंट सबसे ज्यादा मशहूर था? सोक्रेटिक। हाँ जी राजेश जी, आपको याद है सोक्रेटिक क्या मशहूर थी? ट्राई नहीं सोक्रेटिक कर रहा है, सुना तो ही कोशिश कर रहा हूँ याद करने की। सोक्रेटिक डिबेट। किसी भी चीज का कानून बनाने से पहले या किसी भी चीज के ऊपर सोचने से पहले लोगों की पार्टिसिपेशन, हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी लोगों की है, पर लोगों की आवाज आएगी कैसे डेमोक्रेसी में? सोक्रेट्स ने बोला था कि अगर तुम चाहते हो किसी भी चीज के ऊपर प्रॉपरली आंसर पहुंचे, कानून हर सही, मतलब हम अपने कंटेक्स्ट में सोक्रेट्स को अगर जोड़े तो कानून, अगर तुम चाहते हो कि हर कानून सही तरीके से बने तो हर चीज के ऊपर डिबेट जरूरी है। और अगर लोगों के मन में डर है कि मैं कुछ बोल लूंगा मेरे अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, तो वो कैसे ही फ्रीडम होगी, कैसी डेमोक्रेसी होगी? तो इसलिए पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस दी गई हैं ताकि वो बिना किसी डर के जो वो बोलना चाहते हैं हाउस के अंदर बोल सके। ठीक है, उन्हें किसी भी टाइप की कोई भी रोक ना हो। क्लियर है? इसका मतलब क्लियर हो गया? ठीक है, ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है। क्लियर? अब ये पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज क्या होती हैं, ये ना टाइम टू टाइम रीडिफाइन की जा सकती हैं। एसएलए अपनी खुद की कर सकता है और पार्लियामेंट अपनी खुद की कर सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट एसएलए के लिए भी कर सकता है, एसएलए एडिशनली अपने लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 105 में वही फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुमने सही बोला था, बस उसे सही तरीके से मैंने तुम्हें एक्सप्रेस किया कि कैसे। देखो, चेंज ऑफ वर्ड्स है, मींस की गेम सारी वर्ड्स चुनने की है। तुम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के मीन्स का लेट्स सपोज तुम्हें क्वेश्चन आता है, तुम वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सब कुछ भी लिख सकते हो, पर हर कोई यही लिख रहा होगा। पर अगर तुम उसे सोक्रेटिक, तुमने दूसरा सब्जेक्ट भी तो पढ़ा है पॉलिटिकल थ्योरीज का, उसमें से सोक्रेटिक डिबेट निकाल के जोड़ दो, तो जिन्होंने अभी पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो वहां से निकाल के जोड़ दो तो अपने आप वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आगे जाके दोबारा भी आएंगे। तो इंटरकनेक्टिविटी सब्जेक्ट्स के बीच में बहुत जरूरी है, वो हमने सीखनी है। कोशिश किया करो कहीं से भी कुछ कनेक्ट होता है, कनेक्ट करके बोला करो, ये लॉन्ग टर्म में फिर टैलेंट बन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पर्सन, नो पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर एनी पब्लिकेशन, एनी रिपोर्ट, वोट्स और प्रोसीडिंग इफ पब्लिकेशन मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी अथॉरिटी अंडर इट। वो पर्सन को कोई पनिशमेंट नहीं होगी जो पार्लियामेंट की ही पब्लिकेशन को छाप रहा है। ठीक है, लेट्स बस ऐसा नहीं है, मतलब सबको ऐसा नहीं है कि तुम बाहर बैठे और तुम्हारे ऊपर पार्लियामेंट की बात करने पे भी रोक है। पार्लियामेंट के अंदर जो बात हुई तुम उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसे एज इट इज पब्लिश कर सकते हो। पर अगर तुम बिल्कुल अलग किस टाइप का इल्जाम लगाना चाहते हो तो तुम्हें ये समझना जरूरी है कि इल्जाम के साथ तुम्हें सबूत भी चाहिए कि किस बिना पर इल्जाम लगाया है। ठीक है, तो वो भी होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स इसी से डील करते हैं, इसी के बारे ही हैं। तो और प्रिविलेजेस कैसी हैं, जैसे कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये एसएलए के ऊपर भी है, जब उनका सेशन होना होता है, देखो साल में सेशन होते हैं ना, जब पार्लियामेंट या एसएलए आके बैठती है, बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन, अलग अलग सेशन जितने मर्जी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद अरेस्ट नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस उनके पास परमिशन है पार्लियामेंट की। मतलब अरेस्ट होने को हो सकते हैं, पर अगर तुम्हें 50% स्टेटमेंट के तौर पे पेपर में क्वेश्चन आए, मतलब सिर्फ इतना इतनी लाइन लिखी हो, तो ये लाइन भी सही होगी। अगर सिर्फ ये लिखा हो कि they cannot be arrested 40 days before or after on any grounds, वो गलत हो जाएगी। क्यों? अरेस्ट हो सकते हैं वो, पर उसके लिए जैसे पार्लियामेंट के केस में स्पीकर की परमिशन चाहिए होती है कि हाँ अरेस्ट कर। ठीक है, एसएलए के केस में स्पीकर की परमिशन चाहिए होती है। हाँ जी, 80 दिन हो गए ना, और बीच में सेशन भी आ गया, स्पीकर की परमिशन। क्लियर है? अरेस्ट हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आज पुलिस का मन चाहा डायरेक्टली जाके अरेस्ट कर लेंगे। अगर
सेशन अभी 40 दिन दूर आ चुका है, मतलब ये टाइम पीरियड के बीच में है, ठीक है। तो उन्हें पहले स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या हम इसे अरेस्ट कर लें। और स्पीकर कहता है हाँ कर लो, जरूरत नहीं हमें इस बंदे की, तो अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रिविलेजेस में एक और भी चीज है कि अगर आपकी पार्लियामेंट या एसएलए चाहे, वो हमेशा एक सीक्रेट सेशन भी होल्ड कर सकते हैं। सीक्रेट सेशन में क्या होता है, नहीं तो क्या होता है, जैसे जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही होती है ना, एक ना टॉप पे ब्लैक मिरर से रूम बना हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, तुम में से कोई भी बैठ के वहां पे देख सकता है पूरी प्रोसीडिंग ऊपर से। पर अगर स्पीकर ने अनाउंस कर दिया कि ये सीक्रेट सेशन है, तब कोई मीडिया, कोई आउटसाइडर कोई सेशन नहीं देख सकता, सिर्फ जो एमपी, जो मेंबर्स हैं, सिर्फ वही हो सकते हैं। ये जो कोई बहुत ही डेलिकेट इशू होते हैं जिसके बारे में अभी पब्लिक को बताना सेफ नहीं होता, ये उसके लिए प्रोविजन रखा गया, यूज नहीं हुआ पर रखा गया, कभी इस्तेमाल हो सकता है, जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, तो इसलिए रखा गया। हाँ जी। नहीं, एक्सेप्ट देखो, ये क्यों मना किया हुआ है कि पार्लियामेंट के वो मेंबर्स अरेस्ट नहीं हो सकते, इसका ना एक कारण है। बहुत सारी दुनिया में डेमोक्रेसी ऐसी हुई है, मतलब जो कोलैप्स कर गई डेमोक्रेसी, वहां पे क्या होता था, ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है, ताकि ऑपोजिशन बचे ही ना। जैसा आपका रिसेंट एग्जांपल, आज से 3 साल पहले, दो साल पहले, जो आपका मालदीव्स देश है, वहां पे यही हुआ कि वहां के जो रूलिंग पार्टी है, उसने सेशन से पहले सारी ऑपोजिशन अरेस्ट करा दी, सारे सुप्रीम कोर्ट, उनका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस अरेस्ट करा दिए, तो कोई जुडिशरी नहीं बची, कोई ऑपोजिशन नहीं बचा। तो ये डायरेक्टली ना हो पाए, एक चेक, मतलब होता स्पीकर रूलिंग पार्टी का ही है, पर एक चेक एक्स्ट्रा बनाया हुआ, एटलीस्ट पेपर वर्क तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा डिले डालने के लिए और एक एक्स्ट्रा चेक डालने के लिए कि किसी की शायद कॉन्शियसनेस ही अलाउ ना करे ये करने के लिए, तो इसलिए ये चीज डाली हुई है। होने को तो हो ही सकता है क्योंकि स्पीकर आपका रूलिंग पार्टी चुनती है, तो हो तो तब भी सकते हैं, पर बस एक एक्स्ट्रा चेक डाला है। हाँ, वैसे ये स्टेटमेंट सही होगी अगर एज इट इज, ये स्टेटमेंट एज इट इज आती है ना। देखो, हाफ स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब अगर किसी के बाद एक्सेप्ट करके ऐसा कुछ नहीं भी लिखा हुआ, वो स्टेटमेंट भी सही होती है, ठीक है। ये हाफ स्टेटमेंट बनती है क्योंकि इसमें एक वर्ड बाद में लगा भी तो हुआ है कि स्पीकर अलाउ कर सकता है, पर इतनी स्टेटमेंट भी अगर आपके प्रीलिम्स में आती है वो सही मानी जाती है, ठीक है। तो हाफ स्टेटमेंट कभी गलत स्टेटमेंट नहीं होती। जैसे इस साल आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बताता हूँ, साल ना, हाँ, इस साल एक स्टेटमेंट आई हुई थी, एनी पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर इवन इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एसएलए। अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी नहीं है, वो तब भी एक मिनिस्टर बन सकता है, बन सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। अब इसमें इफ बट की स्टेटमेंट्स क्या नहीं लिखी हुई थी कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए बन सकता है, दूसरा मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द एसएलए। ये तुम डायरेक्टली बुक में हम ये स्टेटमेंट पॉलिटी में पढ़ते हैं, और ये हाफ स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट, हाफ स्टेटमेंट्स कभी गलत स्टेटमेंट्स नहीं होती, ठीक है। ज्यादातर लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गलत है, पर यहाँ गलत नहीं होना। अगर हाफ स्टेटमेंट सेंस बनाती है पॉलिटी में जो तुमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बस उसमें इफ, एनी, बट, ओनली वाले वर्ड चेक कर लेना,
ठीक है, वो ना लिखे। तो मैंने आपको बताया कि उसमें वो सारे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे ओनली, एनी, या तो बहुत ही ब्रॉड बेस कर दिया एनी वर्ड यूज करके, या बहुत ही नैरो बेस कर दिया ओनली जैसे वर्ड यूज करके, कि सिर्फ कुछ लोग या सारे लोग। ये स्टेटमेंट्स 90% टाइम गलत होती है। ओनली और एनी ये जो है बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव हो, बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव। कोई भी चीज सबको साथ नहीं लेके चलती, कोई भी चीज बहुत थोड़े से लोगों को भी नहीं सर्व करती। ठीक है, सेंटर में कुछ होता है हमेशा। सेकेंड इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखो काफी महीने हो गए हैं, एक मिनट, ये न्यूज गलत पेस्ट हो गई है। ठीक है, न्यूज गलत पेस्ट हो गई है, ऊपर वाली न्यूज पेस्ट करनी थी, ये उसके नीचे हतरा रेप केस ये भी आया हुआ था। ठीक है, पर हमने करंट अफेयर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पढ़ना है, ये तो मैं बाद में चेंज कर दूंगा। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, किस कंट्री के साथ हम बोलते हैं LAC? चाइना के साथ। चाइना। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ है हमारी LOC। देखो बॉर्डर ना, पाकिस्तान के साथ भी सारी बॉर्डर को LOC नहीं बोला जाता। अगर मैं पहले पाकिस्तान की बात करूं, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में बॉर्डर है ना, सिर्फ उससे LOC बोला जाता है। पंजाब ऑनवर्ड जो गुजरात तक बॉर्डर है, इसे क्या बोला जाता है? ये है IB, इंटरनेशनल बॉर्डर। IB का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, इंटरनेशनल बॉर्डर वहां बनती है जहां पे दोनों कंट्रीज उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है कि हाँ यही बॉर्डर। LOC और LAC ये ऐसी बॉर्डर्स हैं जिन्हें, जो डिस्प्यूट में हम इस साइड को क्लेम करते हैं, वो इस साइड को क्लेम करते हैं, हम इस साइड को क्लेम करते हैं, वो इस साइड को क्लेम करते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स अभी क्लियर नहीं है। तो इनमें फिर पेट्रोलिंग का भी फर्क होता है। आपकी IB पे कौन पेट्रोल करता है इंडिया में? पाकिस्तान की IB इंटरनेशनल, BSF। यहाँ पे BSF लगी हुई है। ठीक है, और LOC पे कौन होगा? यहाँ पे आर्मी होती है। ITBP आर्मी है सर, ITBP नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं, वो LAC पे है, ITBP। ठीक है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, देखो ये बनी कैसे हैं LOC और LAC। ये बेसिकली हमें कभी भी पाकिस्तान और इंडिया में अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ LOC को लेके, ना चाइना के साथ हुआ है LAC को लेके। ये बेसिकली वो लाइनें हैं जहां पे वॉर जो थी वो रुक गई, सीज फायर हो गया। सीज फायर होता है कि बस दोनों साइड से गोली चलानी रुकवा दी गई है, जो जहां है वहीं रुक जाओ। इसीलिए इस बॉर्डर पे, बिकॉज ये अभी भी एक्टिव बॉर्डर है, ठीक है, LAC इतनी एक्टिव नहीं है, तो इसलिए हमने वहां पे आर्मी नहीं रखी हुई। पर नहीं तो जहां पे भी एक्टिव बॉर्डर्स होती हैं वहां पे हमेशा आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, हाँ आर्मी डिप्लॉय की जाती है, LOC के साथ साथ आर्मी है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो तुम जितनी सिक्योरिटी देखोगे वो आर्मी के लोग नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो तुम्हें यूनिफॉर्म में दिखते हैं वो CRPF के लोग हैं। इंडिया में दो टाइप की सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं अगर तुम ग्राउंड इस पे बात करो। एक होती है आपकी मिलिट्री, जो है आपकी आर्मी, ये जो है, ये जो BSF CRPF ये हैं, इन्हें कहते हैं पैरामिलिट्री। सबसे पहला फर्क तो इनकी कमांड पे है, ये किस मिनिस्ट्री की कमांड के अंडर आते हैं। जो आपकी आर्मी है, जो आपकी मिनिस्ट्री है, ये आपकी, सॉरी, जो आपकी मिलिट्री आर्मी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। और जो पैरामिलिट्री है ये होम अफेयर्स के अंडर आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये उसके अंडर आती है। ठीक है, ये आर्मी के अंदर चेक्स और बैलेंसेस बनाने के लिए बनाया गया था बेसिकली। देखो, अगर तुम हमारा पूरा नेबरहुड देखोगे इंडिया का, कोई भी कंट्री प्रॉपर
प्रॉपरली डेमोक्रेसी नहीं रह पाई है एक्सेप्ट इंडिया। हमारे नेबरहुड में कोई भी कंट्री देख लो, कभी ना कभी फौज ने टेक ओवर किया, ठीक है, या फौज ने टेक ओवर किया है, या डेमोक्रेसी किसी न किसी तरीके से एक बार कोलैप्स जरूर की है। तो हमें ये डर था कि कहीं हमारे यहाँ पे भी आर्मी इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन ना बन जाए कि हमारे यहाँ पे तख्ता पलट हो जाए, डेमोक्रेसी गिर जाए। तो हमने क्या किया, हमने एक और फोर्स क्रिएट की, पैरामिलिट्री। जो आपकी आर्मी है ना, आर्मी को कंटोनमेंट्स के अंदर ही रखा जाता है। आर्मी को कभी भी सिविलियन लाइफ में तभी एंटर नहीं करने देते, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। आपके कहीं पे भी दंगे होते हैं, कुछ भी होता है, वो जो आपको आर्मी के क्लोथ में लोग दिखते हैं वो आर्मी के नहीं होते, वो सीआरपीएफ या ये पैरामिलिट्री के लोग होते हैं। पैरामिलिट्री फिर अलग कैसे है? पैरामिलिट्री की कमांड जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे होते हैं उनके अंडर आएगी, आईपीएस ऑफिसर जिसके हेड होते हैं। ये मिलिट्री रैंक्स अपने आप में नहीं होते, इनके हेड आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो तभी से होम मिनिस्ट्री में रखा गया ताकि मिलिट्री के ऊपर हमेशा चेक रह सके। चाहे हमारी मिलिट्री ने प्रूव किया है कि लॉन्ग टर्म में वो ऐसी इंटेंशन नहीं रखती, पर जस्ट बिकॉज कोई इंटेंशन नहीं रखता तुम फ्यूचर को थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकते। कोई एक बंदा ऐसा आ जाए, कितनी पावर है, सारी की सारी वेपनरी इनके पास है, उस तब नेता क्या करेंगे? भाषण से तो रोक नहीं सकते मिसाइल को। तो इसलिए ये चेक्स और बैलेंसेस बनने के। तो जहां पे बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर हो जाती है वहां पे पैरामिलिट्री डिप्लॉय कर दी जाती है। जो एक्टिव बॉर्डर्स हैं सिर्फ आर्मी वहां पर रखी जाती है। एलएसी बेसिकली कंपैरेटिवली इस साल से पहले बहुत ही शांत बॉर्डर मानी जाती है। बहुत ही छोटे छोटे कभी कभी इंसिडेंसेस हो जाते थे, पर मोस्टली ये बॉर्डर मानी जाती थी इस साल से पहले कि यहाँ पे गोली चले हुए 1970s के बाद गोली नहीं चली है यहाँ पे, इस साल जाके चली है। तो ये दुनिया की वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस पीसफुल बॉर्डर थी। डेंजरस और पीसफुल वर्ड एक साथ एक ही सेंटेंस। डेंजरस क्यों? दो सबसे बड़ी एशिया की पावर्स की बॉर्डर लगती है जो सेटल नहीं है। पीसफुल क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोली कभी नहीं चली, जहाँ यहाँ पे पेट्रोलिंग भी ज्यादातर बिना आर्म्स की होती है। पर इस साल से सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि चाइना ने एग्रेसिव पॉलिसी सिर्फ हमारे साथ नहीं अपने पूरे नेबरहुड में अपना ली है। तो उसकी लगातार एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, तो उसके चलते वो टेंशन बढ़ी हुई है। तो जब तक पीस रहती थी तब तक आईटीबीपी एक स्पेशल, ये भी पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। इसका काम था ये चाइना की बॉर्डर के साथ साथ पेट्रोलिंग करने का, पर ये हमेशा आर्मी के साथ करती थी, ठीक है। अब पूरी कमांड इससे आर्मी ने संभाली हुई है बिकॉज वॉर सिनेरियो बने हुए, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है एलएसी का। ओरिजिनली जो हम इंडिया की पूरी बॉर्डर ड्रॉ करते हैं चाइना के साथ, इसे किस लाइन के नाम से बोला जाता है? किसने बनाई थी ये लाइन तिब्बत के साथ एग्रीमेंट करके? मैकमोहन। इसे मैकमोहन लाइन कहते थे। और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ही थी सर। बिल्कुल, बांग्लादेश भी तो पहले पाकिस्तानी था, तो रेड क्लिफ ने वो भी लाइन बनाई थी, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, एक टाइम पाकिस्तान भी तो इंडिया था, तो हमने अफगानिस्तान के साथ भी तो ब्रिटिशर्स ने बॉर्डर बनाई है। वो किसने बनाई है? अफगानिस्तान और ड्यूरेंट। अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर की लाइन को कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। क्लियर है? तो लास्ट क्वेश्चन आपको जो आ सकता है पेपर में कि ये एलएसी कौन सी यूनियन टेरिटरी और स्टेट की बॉर्डर को टच करती है? तो ये सारी स्टेट्स का आपको नाम याद रखना, ठीक है।
और पेपर में एक चीज ध्यान से पढ़ना, क्या क्वेश्चन के अंदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों लिखा है? कहीं यूनियन टेरिटरीज काटा हो, सिर्फ स्टेट्स पूछा हो, फिर कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा इनमें से? लद्दाख। ओवर कॉन्फिडेंस में गलती मत करना, ठीक है? ये छोटी सी चीज क्वेश्चन में चेंज होते ही क्वेश्चन का मतलब बदल देती है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे ध्यान से पढ़ना है, शायद याद आ जाए, पर जो क्वेश्चन आता है उसे और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आती हुई चीज को गलत करना वो सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है? क्योंकि जो नंबर आने चाहिए वो भी नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को देख के मन में इतनी खुशी हुई कि ऑप्शन ही गलत टिक मार दिया, ध्यान से पढ़ना ही छोड़ दिया। तो जैसे ही अरे मैकमोहन लाइन तो पढ़ी है, यही तो स्टेट्स थी, बस बाद में पेपर के बाहर आके देख रहे हो, अरे यूनियन टेरिटरी तो पूछेंगे था, लद्दाख ऐसे टिक मार दिया। हुआ है ना? ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तुम जब पेपर देखो, कई बार क्या होता है, पेपर में अलग अलग सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं। कई बार तुम पेपर खोलोगे ना, पहले 3-4 पेज तुम्हें आते ही नहीं होते, पर वो वाले क्वेश्चन है जो 20 तुमने छोड़ के आने हैं। तो पहला पेपर देखते ही घबराओ ना, ये मत सोचो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं करना, ठीक है? क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन अपने आप आने लग जाएंगे। पहले तो ये। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है किसी में जंबल करके पहले क्वेश्चन ही ऐसे हो कि तुम्हें लगे हो वही सारा पेपर ही आता है मुझे, वहां मतलब आगे जाके भी अगर तुम्हें ये डिप्रेशन में मिल रहा है, आगे जाके जब क्वेश्चन आने लगेंगे ना जो तुम्हें आते हैं, तुम्हारा माइंड रश करेगा इसे ठीक करने के लिए। क्योंकि पेपर के लिए हर कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही ये तुम्हें करवाती है। पेपर से पहले तुम्हें नहीं पता होता पेपर में आना क्या, तो जब वो पेपर में आता है तुम खुशी के मारे अपने आप ही गलत करने को तुल जाते हो। वो कई बार इतने आसान क्वेश्चन पूछते हैं ना, बस एक आधा वर्ड गायब किया होता है जिससे पूरा मतलब चेंज हो जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे होते हैं पूरे पेपर में, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो इतने आसान होंगे कि किसी आम दिन वैसे ही बैठे पढ़ रहे होगे ना, तुम कहोगे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पर पेपर में तुम्हारी मेंटालिटी अलग तरीके से काम करती है। तो इसे लॉन्ग टर्म में तभी मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि इसका तुम्हें एहसास रहे पेपर में जाके कि हर चीज को, हर लाइन को ध्यान से पढ़ना है, आती हुई चीज गलत नहीं करनी। इसी से ही तो कट ऑफ बननी है, जो आता है वही तो कट ऑफ बनाएगा, पर उसे गलत नहीं करना। और अगर तुम्हें लगता है, मतलब ये भी होता है कि पेपर के स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखो सारे सेट जंबल होते हैं, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सा सेट आएगा। बीच में कुछ पेज ऐसे होंगे जो सबसे टफेस्ट होंगे, वो शायद तुम्हारे सबसे पहले पेज भी बन सकते हैं। घबराना नहीं है, पढ़ते जाओ, एक टाइम के बाद तुम्हें खुद क्वेश्चन आने लग जाएंगे। नहीं आता कोई बात नहीं, ये सोच के चलो 20 तो मैंने वैसे ही छोड़ने थे, ये वही 20 है, ठीक है? तो उस तरीके से टेंस नहीं। क्लियर? कोई और डाउट? तो ये है आपके आज के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर के रिगार्डिंग कोई डाउट? बेसिकली 8th राउंड ऑफ टॉक होने लगी है इंडिया और चाइना के बीच में। न्यूज क्या थी मैं वो बता रहा हूँ, वो होने लगी है। इंडिया ने अपना फिर से स्टैंड क्लियर किया है कि हम एलएसी के ऊपर, जो पहले एलएसी है उसके ऊपर हम स्टेटस को चेंज नहीं होने देंगे। स्टेटस को क्या होता है? स्टेटस को का मतलब होता है जो जैसा है वो वैसा ही रहे, उसे कहते हैं ये स्टेटस, ये चीज स्टेटस को में है, यानी कि वही रुकी हुई है, ठीक है? तो इंडिया ने बोला है कि जो एलएसी बनी हुई थी उसी के ऊपर रहो, वही स्टेटस को रहे। जो चाइना स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है हम वो नहीं करेंगे, होने देंगे, स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए। देखो चाइना को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल गई कोविड के कारण, खुद की उनकी बनाई हुई चीज है, तो ऑब्वियसली कोई पता नहीं है प्लान की एग्जीक्यूशन हो। तो बेसिकली
चाइना, अब सारी दुनिया अलग अलग कभी लॉकडाउन में जा रही है, सबकी इकोनॉमीज वीक हुई पड़ी है, सबका फोकस डाइवर्ट हुआ है अपनी सिक्योरिटी से। तो चाइना ये वीक लाइंस का फायदा उठा रहा है, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, सारे टेरिटरीज जहां पे वो है वहां पे अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई करने की। तो ये चाइना की एग्रेशन है। चल रहा है, अगलों के पास पैसा है, पावर है, सब आई हुई है, दिमाग किसी का भी खराब हो जाए, चाइना का भी वो। पर चाइना अपनी सबसे बड़ी वीकनेस के ऊपर भी बैठा हुआ है। चाइना की सारी पावर एक पर्सन के पास आई पड़ी। किसके पास? जी जिनपिंग, जो उनके प्रेसिडेंट भी है, प्रीमियर भी है, चेयरमैन भी है, कमांडर इन चीफ भी है। एक बंदे के पास लिटरली सारी पावर है। एक पर्सन जब इतनी पावर होल्ड कर लेता है, अगर अगला बंदा उतना पावरफुल ना आया, पूरा देश कोलैप्स हो जाता है। क्योंकि फिर ये सारे ऑर्गन अलग अलग साइड को भागे। अगर ये जी जिनपिंग तो कंट्रोल अभी के लिए, तो फिलहाल के लिए कर पा रहा है, या तो इसका कंट्रोल छूट गया, या अगला बंदा अगर कमजोर आए तो अपने आप एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। तभी कहते हैं कि उतने ही पैर पसारो जितनी चद्दर हो। इसने तो फैला ली है। अभी भी चाइना में यही थ्रेट बना रहता है कि कभी भी आर्मी कू कर देगी, तख्ता पलट कर देगी। चाइना में सबसे बड़ा खतरा ही है, कभी भी बगावत हो सकती है। चाइना को बाहर से कोई खतरा नहीं है, चाइना के अंदर ही सारे खतरे हैं। ये जो वो बॉर्डर पे भी करता है, वो हमारे लिए नहीं करता, वो अपने लोगों के लिए करता है। ताकि वो ये थोड़ी बोलते हैं अपने लोगों को कि हम हमला कर रहे हैं किसी और के ऊपर। वो अपने न्यूज मीडिया में ये बुलवाता है कि इंडिया उनकी टेरिटरी में घुसा है, जिसके कारण लोगों में ये सेंटिमेंट रहे कि हमें एक साथ जुड़ के रहना है, हमारे देश को खतरा है, और वो बगावत ना करें। ये चाइना इसलिए भी अग्रेशन करता है ताकि बाकी देश रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, नहीं भी करेंगे उन्होंने तब भी अपनी क्या कहते हैं मीडिया में यही चलाना। तो ये चाइना की ऐसी पॉलिसी काम करती है। तो किसी करंट अफेयर में और कोई डाउट? नहीं? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।